अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थोड़ा कि बिज़नेस लॉ का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है और उसको किस तरह सॉल्व करना है। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 2, 3 एंड 4। तो 4 की प्रैक्टिस से पहले अब थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं कि हमने जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, जिसको हम रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस भी आमतौर पे कहते हैं, उनको हम बेस्ट वे में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और हमारी जो केस सिनेरियोज़ हैं, केस स्टडीज़ हैं, उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक काफ़ी आइडिया आप लोगों को हो चुका होगा। स्टार्ट जब हमने किया था तो हमने कहा था कि ज़्यादा आपने फ़िलहाल परेशान नहीं होना अगर आपसे एग्जैक्ट उस तरह के आंसर्स जो होते हैं, सजेस्टेड आंसर्स हैं, उस तरह के नहीं बन रहे, तो फ़िलहाल आपने सिर्फ अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी है। थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा करें। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे हम जाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्सपर्टीज़ भी हो जाएंगी। ठीक है जी। तो आज बिस्मिल्लाह करते हैं। बिज़नेस लॉ का गाइड टू सॉल्व एग्ज़ाम, आपने किस तरह एग्ज़ाम अपना सॉल्व करना है। सबसे पहले जी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ऑल्दो हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने किया हुआ डिस्कस के आई कैप का जो बिज़नेस लॉ का पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है। हमें पता है कि जी पैटर्न के अंदर हमारा एक तो 15 मार्क्स के हमें एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसका हमें है आइडिया। देन हमें पता है कि थ्योरी जिसको हम कहते हैं, या रिप्रोडक्शन, या आम अल्फाज में हम रट्टा भी कह देते हैं इसको, लेकिन हम इंशाल्लाह जिस वे में पढ़ रहे हैं हमें क्रैम करने की उतनी नीड नहीं होगी। हम अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हुए करेंगे, लेकिन स्टिल ये स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस होती है, स्टूडेंट्स जिस तरह करना चाहें। कुछ लोग होते हैं वो क्रैमिंग में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, उनको ईजी लगती है क्रैम करना, तो वो उस तरह भी कर सकते हैं। तो तकरीबन थ्योरी या रिप्रोडक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट 35 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, कभी 30, कभी 40, कभी 42, कभी 32, 33, 37, इस तरह इतने मार्क्स के ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है जी। और देन हमारी होती है केस सिनेरियोज, केस स्टडीज़। सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी एरिया है वो ये कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती। हमने एफएससी तक जो चीज़ें पढ़ी होती हैं उसमें कभी इस तरह की चीज़ें हमने सॉल्व नहीं की। उसके बाद हमने पीआरसी किया। पीआरसी के अंदर हमारे सारे एमसीक्यूज़ बेस्ड थे बीडब्ल्यूसीएस के अलावा, उसमें भी ये चीज़ नहीं होती। तो हमें केस सिनेरियोज या केस स्टडीज़ को रीड करना, उनको सॉल्व करना, उसका हमें कोई ख़ास आइडिया नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह आज थोड़ा डिस्कस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी आपकी बेहतरी हो जाएगी, एक अच्छी चीज़ आप एंड पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जी 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमने इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है जी। सबसे पहले हमारा आ गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओबियसली आप लोगों को इसका आइडिया है, बहुत बेहतर आइडिया है किस तरह आपने सॉल्व करने होते हैं, लेकिन थोड़ा स्टिल एक आपको गो थ्रू ज़रा दे दें, क्योंकि पीआरसीज़ में हमें पता है कि हमारे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग थी, सीबीटी टेस्टिंग हो रही थी हमारी यहाँ पे, लेकिन इधर कैफ में आके, और स्पेशली जिनका फर्स्ट टाइम है जिनकी कैफ में, उनके लिए थोड़ी सी हल्की फुल्की मुश्किल आ सकती है। तो उसको हम देखने के लिए ये चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो पेपर है वो रिटन पेपर है, वो लिखने वाले पेपर हैं, ऑनलाइन पेपर उस तरह ऐसा नहीं है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस होते हैं वो हो सकते हैं। देन आपने इसका जो जवाब देना है उसमें आपने हैव टू गिव आंसर्स ऑन द आंसर शीट। आंसर जो शीट है उसके ऊपर देना है आपने। इसमें कोई बबल्स जो होते थे पहले, बबल्स टाइप आप कहते थे फिल करना सर्कल्स को, या ऑनलाइन फिल करना, वो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो आंसर शीट आपके पास होगी, जो पेपर होता है प्रॉपर, उसके ऊपर ही आपने इसको करना है। जस्ट राइट ऑल क्वेश्चन नंबर्स इन सीक्वेंस। नंबर 15 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह आप लिखते जाएं और उसके अगेंस्ट उसका जवाब लिखते जाएं। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे दी है। जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इस तरह आप लिखते जाएं और उसके सामने सिर्फ आपने ऑप्शंस लिखते रहें, ए है, बी है, सी है, डी है, वट एवर, तो वो आप इस तरह लिख देंगे। ठीक है जी। नो नीड टू री राइट होल स्टेटमेंट। भाई दोबारा उधर से छापनी नहीं है आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे ए चीज़ है, अगर आप आगे लिखते हैं जी एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल, ये चीज़ें नहीं लिखनी है अब आगे। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, जो ऑप्शन है ए बी सी डी, क्योंकि जाहिर है जब आप वो चीज़ लिखेंगे तो बिला वजह की वो चीज़ है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, और प्लस उसमें टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो नो नीड ऑफ दैट। आप सिंपल क्या करें, अपनी नंबरिंग करें क्वेश्चंस की पेपर के अंदर,
दरमियान में चाहे एक लाइन लगा लें या चाहे ना भी लगाएं, तो सिंपल आगे उसके आपने ABCD जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, तो ये आपको फुल मार्क्स देगी ये चीज़, अगर आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, तो नो नीड ऑफ दैट होल स्टेटमेंट, सिंपल बस इसको इस तरह चीज़ को रखें। ठीक हो गया जी। देन हमारी सेकंड चीज़ आ गई कि बाकी के जो 85 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें से मेजॉरिटी आपकी तो केस सिनेरियोज होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं 35-40 मार्क्स के वो आपके रिप्रोडक्शन या थ्योरी के क्वेश्चंस, या आप रट्टा जिसको कह सकते हो, उसके भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कौन सा है और आपका केस सिनेरियो का क्वेश्चन कौन सा है, और आपने उसको किस तरह डील करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं। जो पास पेपर्स हैं हमने उनको ज़रा अच्छे से गो थ्रू किया है, स्टडी किया है मैंने, तो उसकी बेस पर एक ये अप्रोच है कि आप किस तरह थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो सिर्फ क्वेश्चन को देख कर कि आपकी अप्रोच कौन सी होनी चाहिए, क्या रिप्रोडक्शन की होनी चाहिए या केस सिनेरियोस की होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात ये बताता हूँ कि बिज़नेस लॉ का जो पेपर है कोई एज सच बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पेपर नहीं आता कि आप वहाँ पे बिल्कुल हाथ पाँव फूल जाएंगे जी 3 घंटे के अंदर पेपर किस तरह सॉल्व होगा। वो इंशाल्लाह हो जाता है सॉल्व। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, एडिशनल टाइम 15 मिनट्स का आपको मिलता है कैफ में, ये जो कि PRC में नहीं होता था। तो ये एक नई चीज़ आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। 15 मिनट्स पहले आपको पेपर दे दिया जाता है, उसको भी किस तरह यूज़ करना है वो फिर मैं जब एग्ज़ाम्स आएंगे आपके तो उससे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि आप फुल पेपर नहीं कर रहे, तो फिलहाल हम जो क्वेश्चंस अपने टेस्ट में किया करेंगे उसके हवाले से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एंड पे हम जाके उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि आपने एडिशनल टाइम जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं, रीडिंग टाइम जिसे हम कहते हैं, बेस्ट वे उसका किस तरह यूटिलाइज़ करने का। हाउएवर हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 घंटे मोर देन सफिशेंट होते हैं, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी होके पेपर इंशाल्लाह हम लोगों ने करना है। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, MCQs वाले तो ज़ाहिर है देख कर नज़र आ जाएगा कि यार ये MCQs के। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी मसला आता है कि क्या केस सिनेरियो है या रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। तो आम तौर पे सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन के कुछ 3-4 चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन क्वेश्चंस आर यूजुअली शॉर्ट, आमतौर पे 1-1.5 लाइन का होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे डिफाइन एक्सेप्टेंस, इस तरह क्वेश्चन होगा। इनलिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑफर व्हेन इज एन ऑफर अज्यूम टू बी रिवोक्ड, ये चीज़ आ सकती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह की सिंपल 1-1.5 लाइन का क्वेश्चन आपका आमतौर पे रिप्रोडक्शन का होता है। तकरीबन 90-95% ऑफ टाइम ये चीज़ें हिट करती हैं। कभी कभार ऑब्वियसली हो भी जाता है कि ऊपर नीचे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि यही चीज़ करती है क्लिक, तो हम इसी के हिसाब से फिर आगे अपनी अप्रोच बनाते हैं। वाइल केस सिनेरियोज आर यूजुअली लॉन्ग, ये होते नहीं, आमतौर पे कोई 8-10 लाइन के भी हो सकते हैं। अगर लंबा बड़ा क्वेश्चन आ गया तो 4-5 पैराग्राफ्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट जो इंस्टेंस है, जैसे ही आपने चीज़ को देखना है, अगर तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है तो आप आम तौर पे अज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज़ अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और अगर वो 1.5-2-2.5 लाइन की है तो हमें वहाँ से आइडिया हो सकता है कि भाई ये क्या चीज़ है, आपकी रिप्रोडक्शन या थ्योरी का या क्रैम जिसको आप कह सकते हो उसका क्वेश्चन है। ठीक है, हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे कि आपने सॉल्व भी इनको किस तरह करना, फिलहाल हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देन जी रिप्रोडक्शन क्वेश्चन, दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, डिस्टिंक्शन दोनों में क्या है। रिप्रोडक्शन क्वेश्चन यूजुअली डोंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्टीज और ट्रांजेक्शंस बिटवीन देम। रिप्रोडक्शन का जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर ऐसे कुछ नहीं होगा मिस्टर असलम ने अकरम को कहा ये वो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। आम तौर पे ट्रांजैक्शंस कोई नहीं बताई होंगी कि ये हुआ है, उनके दरमियान ये रिलेशनशिप है, ऐसा सच कुछ चीज़ें ख़ास नहीं होती इसमें, जबकि केस सिनेरियोज़ के अंदर होता ही ये है। आपको पता है हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, जो 2-3 चैप्टर्स के हमने, तो उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करते आए हैं कि एक माइनर है बंदा वो मेजर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, एक कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है उसने ये किया, मतलब पूरी एक सिचुएशन बनाई जाती है वहाँ पे, क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो ये सेकंड आ गया एक डिस्टिंक्शन दोनों चीज़ों में। देन जी लास्ट में रिप्रोडक्शन क्वेश्चन यूजुअली हैव द रिक्वायरमेंट्स लाइक लिस्ट डाउन, ब्रीफली एक्सप्लेन, न्यूमरेट, डिस्क्राइब, डिस्कस कंडीशंस, इस तरह की होंगी। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ कौन सी होती हैं उनको डिस्कस करें, इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। तो ये आपका रिप्रोडक्शन। जबकि केस सिनेरियोज के अंदर वो आपको एक केस देता है, उसको कहता है इसके ऊपर आप अपने कमेंट्स दें,
कमेंट्स दें, डिस्कस करें वैलिडिटी को, डिस्कस करें उनके कोर्स ऑफ एक्शन को कि वो क्या किया जाना चाहिए वहाँ पे, वो क्या करेंगे, डिस्कस पोजीशंस, उनकी पोजीशंस को वहाँ पे आप डिस्कस करें कि किस बंदे ने किस तरह डील करना है, वेदर कैन फाइल सूट और रिकवर एट्सेट्रा, ये हमें पता है इस चीज़ का कि क्या उसके ऊपर कोई केस फाइल किया जा सकता है या कुछ वो रिकवर कर सकता है। तो ये आमतौर पे केस सिनेरियोस के अंदर होते हैं। ठीक है जी, तो कितने होगी चीज़ें? 3। फर्स्ट, रिप्रोडक्शन क्वेश्चन के अंदर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये कोई 1.5-2 लाइन के आमतौर पे होते हैं, और जबकि जो केस सिनेरियोज हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। देन हमने ये डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर पार्टीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता, पार्टीज़ के नेम नहीं आते, ट्रांजैक्शंस को डिस्कस नहीं किया जाता, जबकि केस सिनेरियोज में होता है। देन हमने लास्ट डिस्कस की कि रिक्वायरमेंट से भी आपको आइडिया हो जाता है चीज़ का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपने रिप्रोडक्शन क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है। गाइड टू सॉल्व रिप्रोडक्शन क्वेश्चन, ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस है करने का, क्योंकि थ्रू आउट आवर स्टडी हमने काफ़ी बार ये चीज़ें की हुई हैं। मैट्रिक हो जाए, आपका एफएससी वगैरह हो जाए, इंटर हो जाए, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसी तरह के क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि उधर केस स्टडीज़ तो आती नहीं है। तो स्टिल एक आपको हेल्प आउट करने के लिए अपने एक्सपीरियंस से भी और जो पास पेपर्स के एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू भी कि किस तरह किया जाना चाहिए। सबसे पहले केयरफुली रीड द रिक्वायरमेंट। भाई रिक्वायरमेंट जो है ना उसको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से आपने पढ़ना है, तसल्ली से। मैंने आपको पहले अभी बताया कि टाइम बहुत होता है, ठीक है, आपने उसको यूटिलाइज़ करना है, कॉन्फिडेंट रहना है और बड़ा केयरफुली रिक्वायरमेंट को पढ़ना है कि भाई रिक्वायरमेंट असल में है क्या। कई बार होता है वो एक्सप्लेनेशन चीज़ की मांगता है, कई बार होता है वो कहता है कि सिर्फ मुझे बुलेट पॉइंट्स दे दो। कई बार आप जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होती है वो ही नहीं समझ पाते, शायद उसने एक्सेप्शंस मांगी होती हैं आपसे, लेकिन आप जनरल रूल बता देते हो, जनरल रूल मांगा होता है आप एक्सेप्शंस बता देते हो। तो इसलिए तसल्ली के साथ, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना है। अगर ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है ना 1.5-2 लाइन का भी है, तो तसल्ली से उसको कोई 1 मिनट दें, सोचें कि भाई वो क्या पूछना चाह रहा है। बेहतर इसमें ये होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ट्रांसलेट कर लें उर्दू में, उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, जो आपको चीज़ आती है जिसमें आप इजी हो, पश्तो वटेवर, उसमें आप उसको एक बार क्या करें, ट्रांसलेट करें, तसल्ली से आपको समझ आ जाएगी कि भाई क्या है। कई बार क्योंकि आई कैप थोड़ी सी इंग्लिश भी मुश्किल बोल देता है, एक तो हमें वैसे नहीं आती होती, सेकेंडली हम उधर पेपर के अंदर एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में और मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए तसल्ली के साथ, कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम से ट्रांसलेट करें, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका सारा कुछ। अगर यही रिक्वायरमेंट ही आप मिस रीड करके तो आगे जो मर्जी लिखते हैं वो गलत है फिर। ठीक है, तो पहले आपने इसको करना है। देन सी द मार्क्स, उसके मार्क्स चेक करें भाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो आपको यहाँ से ही तसल्ली हो जाएगी कि अगर उसने लिस्ट कही है सिर्फ तो बुलेट्स हमने लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं कहा है। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कितना करना है, तो भाई उसके मार्क्स देखने हमने। हम जितने भी टेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम और ज़्यादा टेस्ट करेंगे, तो उसमें हम एग्ज़ाम जो मार्किंग स्कीम है हम वो भी साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, मार्किंग की हमारी क्या है, तो उसके थ्रू भी हमें एक आइडिया होता है कि यार कितना का लिखना चाहिए। तो जब इंशाल्लाह हमारा सारा बिजनेस लॉ का हो जाएगा सिलेबस, तो बहुत बेहतर हमें आइडिया हो जाएगा। तो आपने मार्क्स देखने हैं, अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है, ठीक है, कि भाई मैं कितना इसमें लिखूं। देन रिकॉल द सेट कॉन्सेप्ट। अब भाई हो गया है, रिक्वायरमेंट हो गई है, माइंड में आ गया कि यार अच्छा 5-7 लाइनें लिखनी है इस पर। अब उस कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल करें, माइंड में लेके आएँ। मेरा यही मशवरा होता है कि क्रैम करने के बजाय अगर आप बुक को बार बार पढ़ लो ना, एक तरीका होता है ना, क्रैम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं पेज लेकर, और उसको एक पेज है उसको रीड करने में 5 मिनट्स अगर लगते हैं तो क्रैम करने में आएगा इसको 1 घंटा तो लगेगा। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस यही होता है कि आप उसको बार बार रीड करो। लेट से एक बार रीड कर लिया, कोई 15-20 दिन बाद दोबारा उठाओ, रीड कर लो, फिर रीड कर लो। जब आपने 5-7 बार उसको रीड कर लेना है, और मिनिमम 4 या 5 बार आपने लाजमी रीड करनी है बुक अपनी, वो इंशाल्लाह इसी तरह हो जाएगी जैसे आपको हिफ्ज़ है, एक एक चीज़ आपको आ रही होगी। आपका माइंड वहाँ पे क्वेश्चन जो आपका पेज है बुक का वहाँ तक पहुँच जाता है। पेज पर क्या आप वो उस लाइन तक पहुँच जाते हो, यार ये नीचे करके लिखा था, ऊपर करके लिखी थी चीज़, ठीक है। तो इसलिए आपने दोबारा बार बार उसको पढ़ना है। तो आप पेपर के अंदर अगर इस अप्रोच के साथ इंशाल्लाह जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट इजीली आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा यार ये अनसाउंड माइंड की बात की गई है, ये वहाँ पे करके लिखा हुआ था, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी। आप इस तरह फ़ौरन पहुँच जाओगे, आपके माइंड में बुलेट्स भी सारी आएंगी, बुलेट्स को रट्टा लगाने की भी नीड कोई नहीं, ठीक है। तो कोशिश है बस हमने ड्यूरिंग आवर सेशन करनी है कि हम बुक को बार बार पढ़ें, इसलिए आपको बुक से पढ़ाया भी जा रहा है ताकि आप फेमिलियर रहें, ठीक है। फेमिलियर रहेंगे, आप घर जाके बुक देखेंगे तो आपको थोड़ा इजी होगा कि नहीं क्लास में भी हमने यही चीज़ पढ़ी हुई थी।
देन जी राइट कॉन्फिडेंटली इन प्लेन इंग्लिश इफ़ यू डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द लीगल लैंग्वेज। ये हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि लीगल लैंग्वेज अगर आपको नहीं पता, क्योंकि बुक के अंदर उन्होंने लिखी होती है बड़ी सारी उसकी कंडीशंस और लीगल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अगर आपको उसका नहीं आइडिया या नहीं याद आ रही, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आपने इजी है ना, बिल्कुल इजी हो के कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपने वाली इंग्लिश में लिख दें। जो आपका प्रोविजन है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे आपने डेविएट नहीं करना, वो नहीं मिक्स करना, ठीक है। उसके ऊपर रहते हुए आप अपने अल्फाज में लिख दें, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, वो आप लिख सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली बेहतर तो यही है कि अगर आपको लीगल टर्म्स या मैक्सिम्स आती हैं, जो हमने एक उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, अगर आप लोगों ने मिस किया हो तो लेक्चर आप जाके वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं राइस के प्लेटफॉर्म पे, कि अगर लीगल टर्म्स वगैरह आपको आती हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं जी प्रीमा फेशी वर्ड आप यूज़ करें, जहाँ पे भी आपने कहना जी फर्स्ट जो आपको नज़र आती है चीज़, सही है, जो फर्स्ट एविडेंस के तौर पे आप एक किस्म का यूज़ कर सकते हो कि अनलेस ये चीज़ इसके अगेंस्ट कुछ हो कि भाई नहीं ये इसी तरह होगा, तो आप उस चीज़ को वर्ड को यूज़ करें। पेराई पासू हमने वर्ड यूज़ करें किए हैं, इप्सो फैक्टो हमने पढ़ा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें। वर्ड्स रेस्टिट्यूशन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कि जब भी वो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होनी है, बजाय इसके कि आप रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट लिखें, आप वर्ड लिखें रेस्टिट्यूशन, परफॉर्म रेस्टिट्यूशन, सही, इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो आप इसको भी कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ तब करना है अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग उसका पता हो, ये नहीं है कि कहीं पे आपने कुछ और लगा देना, तो ये काम नहीं करना, जज्बाती नहीं होना। आम जो स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और जो इंशाल्लाह पास भी कर जाएंगे, वो इधर तक भी अगर फॉलो कर लें तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर आप थोड़ा एक्सेल करना चाह रहे हो, बेहतर प्रेजेंटेशन अपने पेपर की देना चाह रहे हो, देन लास्ट पॉइंट आप करें, लेकिन यहाँ तक भी इंशाल्लाह पास होने के लिए मोर देन सफिशेंट है आपका, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया कि आपने रिप्रोडक्शन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। देन जी हमारा जो मेन इशू है स्टूडेंट्स का होता है, और क्योंकि न्यू चीज़ है, वो है जी केस सिनेरियो क्वेश्चंस को हमने किस तरह करना है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि आइडेंटिफाई पहले हम करेंगे, हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिए जी कुछ क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्शन के, और हमने अप्लाई कर दी अप्रोच। अभी हम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर वो भी देखेंगे थोड़ा सा, अपना पास्ट पेपर्स भी अभी एक दो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो दिखाऊंगा आपको, आपने उसमें से फिर खुद आप जज कर सकते हो कि क्वेश्चन कौन सा है, फ़ौरन जज हो जाएगा। अच्छा, तो हमने डिस्कस कर लिया रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस सिनेरियो, ठीक है। लेकिन इससे पहले आई गेस हमें फिर पास्ट पेपर देख लेने चाहिए, क्योंकि थोड़ी फिर डिस्कशन और तरह की हो जाएगी। तो देखते हैं जी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। ये हमारा इधर क्वेश्चन पड़ा हुआ है, स्पेशली ये पेपर उनके लिए जो फर्स्ट टाइम इसका आई कैप का कैफ का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। इस तरह अगर ये आपको पेपर आना है, ये आई कैप कैफ लिखा हुआ है, आई कैप का लोगो है, डेट है, ये है स्प्रिंग 2023, पिछला पेपर जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो पेपर है। 3 घंटे यानी 100 मार्क्स का पेपर है। एडिशनल रीडिंग टाइम 15 मिनट्स, ये आपको पहले पेपर दे दिया जाता है, 15 मिनट्स आप इसको रीड कर सकते हो। उसको बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज़ करना है वो हम जब एग्ज़ाम्स हमारे इंशाल्लाह करीब होंगे तो उसके वक्त हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो 15 मिनट्स आप पहले रीड करते हो, उसके बाद आपको पेपर वो जो आंसर शीट्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन चीज़ें लिखी हुई हैं, आंसर ऑल 10 क्वेश्चन, का मतलब है कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते, सिलेक्शंस नहीं होती। जिस तरह आमतौर पे एफएससी वगैरह में हमने किए होते हैं कि शायद 5 में से 3 करें या 4 करें, इस तरह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आई कैप डिस्करेज करता है जी सिलेक्टिव स्टडी को। आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, बेशक आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन आपको सारा कुछ थोड़ा थोड़ा ज़रूर आना चाहिए, ठीक है, हल्का फुल्का आपको सारा कुछ आना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना। 100 मार्क्स का इंशाल्लाह आपने पेपर करके आना है। जब 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा उसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कि हम फेल हो, ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने हैं। बेशक कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छा हम ना करें, इसलिए हम चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि देखें 50% हमने मार्क्स लेने हैं। अगर क्वेश्चन आपके 70-80% हो रहे हैं सही, ठीक है, तो बस मोर देन सफिशिएंट है, कोई मसला नहीं उसमें। तो देन उसने कहा जी आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, ये भी हमें पता है कि हमने ब्लैक पेन में करना है, तो इसलिए बेहतर ये है, आप लोगों को एडवाइस ये है अभी से कोई ब्लैक पेन ले लें, उससे लिखना स्टार्ट करो। कोई पेन भी कोई चूज़ कर लें, जैसे कोई पियानो का ले लें या क्लिपर वगैरह या वट एवर, जो भी आपको पसंद है, जिस पे आपका हाथ सेट हो, ताकि अभी से आपका हाथ बिल्कुल सही हो जाए।
क्योंकि कैफ में और आगे CFAF वगैरह में आपके जो पेपर हैं, आगे जाके तो खैर अब वो ऑनलाइन भी हो गए, लेकिन कैफ में फ़िलहाल आपके सारे क्या पेपर हैं जी, इसी के साथ आपने करने हैं, ठीक है। तो ब्लैक पेन आप यूज़ करें और कोई पेन अभी से चूज़ कर लें। देन जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली। ये जो हमने चीज़ डिस्कस किया उसने कहा ओनली भाई कि सिर्फ आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर करना है, ये ना हो गया आप अपने पेपर के ऊपर करके आ जाएं और बाद में आके आपको याद है कि भाई वो पेपर तो उसने लिया नहीं है, जवाब तो मेरे पास ही रह गए, ठीक है। तो इस तरह नहीं आपने करना। आंसर शीट जो आपकी है उसमें नंबरिंग लिखें 1 2 3 4 क्वेश्चंस की और आगे उसका लिखें, और वो उसमें बेहतर ये है कि क्वेश्चन सारे ही 1 to 15 एक सीक्वेंस के अंदर, ये ना हो कि जिस तरह जी पहले आता है क्वेश्चन 1 नंबर लिखा उसका B ऑप्शन, अब डायरेक्ट पहुंचो 10वें सवाल पे, इस तरह नहीं करना, इजी रखें एग्जामिनर के लिए। और आगे जाके भी जो आपके क्वेश्चंस होंगे जो बाकी 85 मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन नए पेपर से नए पेज से स्टार्ट करना, बेशक वो 2 लाइन का जवाब हो, ठीक है, 1 लाइन का भाई जवाब हो, सिर्फ यस नो वाला जवाब हो, हालांकि इस तरह के नहीं आते, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूँ कि कोई भी 1-1.5 लाइन का भी जवाब हो ना आपका, स्टिल आपने लिख दिया क्वेश्चन 2 पार्ट B, जवाब लिखा 2 लाइन का 3 लाइन का, अब अगला जो है पार्ट C, अगले पे भाई जाओ पेज पे, उससे अगले पेज पे जाओ, कोई टेंशन नहीं। आई कैब आपको अलाउ करता है ये चीज़, आई कैब बल्कि रेकमेंड आपको करता है कि आपने हर जो आंसर है जो क्वेश्चन है वो नई शीट से आपने स्टार्ट करना, ताकि एग्जामिनर के लिए बड़ा ईजी हो ना, वो ईजिली पहुँच सके वहाँ पर। तो ये भाई आपके ये हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ये MCQs हैं ज़ाहिर है, ठीक है। ये आगे देखें मार्क्स वगैरह आपको लिखे होते हैं, कोई 2 मार्क्स का, कोई 1 मार्क का, इस तरह, ठीक है। ये क्योंकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे तो बीच में कोई 1 मार्क्स से ज़्यादा भी हैं, इसलिए 11 क्वेश्चन बने थे इसमें, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये क्वेश्चन देखते ही आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, ये हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 चीज़ें माइंड में रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये 90 to 95% टाइम ये क्लिक करेगी ये चीज़। पहली चीज़ हमारी क्या थी कि भाई रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होते हैं 1.5-2 लाइन के, 3 लाइन के, ठीक है, मतलब तो बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स नहीं होते, और केस सिनेरियोज में हमने कहा था पैराग्राफ्स होते हैं, बड़े बड़े लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं। दूसरी हमने एक चीज़ डिस्कस की हुई है कि आपका जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करना है ठीक से, सही है कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या है। और एक हमने चीज़ डिस्कस की हुई है कि जो केस स्टडीज़ होती हैं, केस स्टडी के अंदर जो पार्टीज़ के नाम है, पार्टीज़ के रिलेशनशिप्स हैं, वो भी होते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि पार्टीज़ के नेम वगैरह आ रहे हैं, एंड पे आगे वो सिंपल रटे वाला सवाल पूछ ले, ये रेयर होता है, ठीक है। इतनी एफर्ट नहीं करता आई कैप, अगर उसने रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं करना तो सिंपल वो क्वेश्चन करेगा। तो ये देखने से हमें क्या लग रहा है, बज़ाहिर हमें ये चीज़ लग रही है आपकी केस सिनेरियो आपको लग रहा है। ये आप देख लें, उसने हारून नाम आ गया थी पार्टीज़ का, ठीक है, हारून का नाम आ गया, एजेंट का नाम शाम आ गए, और उसने यहाँ पर लिखा ब्रीफली एक्सप्लेन हारून्स अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट, मतलब उसकी अथॉरिटी को बताएं, उसको डिस्कस करें। केस सिनेरियो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, उसमें भी क्या है, नाम शाम लिखा हुआ है, पार्टनरशिप का है फिलहाल ये क्वेश्चन, हमें अभी इसका नहीं आइडिया, लेकिन हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा डिस्क्राइब एक्ट्स विच वुड बाइंड DC, ये भी थोड़ा आपका केस सिनेरियो का क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पे आइडेंटिफाई द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, तो ये वही चीज़ थोड़ा इसको हम मिक्स कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जब हम जाके ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस वक्त बेहतर ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन भी है और थोड़ा केस सिनेरियो भी है, ठीक है। देन जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लें आप, उसके अंदर भी क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डिस्कस द इसेंशियल्स विच मस्ट बी, अब आपको पता है इसेंशियल्स बस, अब इसमें उसने सिनेरियो बता रही है ऊपर, लेकिन इन दी एंड वही चीज़ होनी है कि आपने बुलेट्स पॉइंट के अंदर चीज़ें लिखनी है। तो ये आपका रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये वो एक एक्सेप्शन है आ गई है जो हमने कहा कि कभी कभार इस तरह भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल करें, अब ये कंडीशंस रेलेवेंट कंडीशन सिर्फ आपने लिखनी है तो सिनेरियो बेस आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड, सिंपल 1 लाइन का सवाल आ गया, ठीक है। तो हमें फ़ौरन पता लग गया कि क्वेश्चन कौन सा है, और ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। अब ये आगे देख लें, ये इतना लंबे पैराग्राफ हैं, वो देख के पता लग गया कि भाई ये आपका केस सिनेरियो है। ये क्वेश्चन देख लें, ठीक है, केस सिनेरियो है। ये क्वेश्चन देख लें, ये भी पार्टीज़ के नाम शाम आ गए हैं, ये बेशक लॉन्ग नहीं है लेकिन पार्टीज़ के नेम है, और एंड पे उसने देखें क्या लिखा, डिस्कस दी वैलिडिटी। हमने कहा कि जब भी इस तरह चीज़ होगी तो वो रिक्वायरमेंट की बेस पे आपने देख लेना। देन ये क्वेश्चन 6 देख लें, अंडर द प्रोविजन, एक लाइन का है, देखने से नज़र आ रहा है कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 4 रूल्स, कोई रूल्स बताने हैं जी आपने, ठीक है, वो। दैन डिस्कस द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय मिस्टेक, हमें पता है कि जब मिस्टेक हो तो फिर क्या चीज़ होती है, अभी लास्ट लेक्चर में हमने वो चीज़ डिस्कस की है, तो सिंपल आपने वो लिख देना।
कभी अगर पाकिस्तानी लॉ है, फैक्ट की मिस्टेक हुई है या लॉ की मिस्टेक हुई है, फैक्ट के अंदर आपने क्या करना है, और लॉ पाकिस्तानी है तो क्या होगा, फॉरेन है तो क्या होगा, वो सिंपल थ्योरी वाला क्वेश्चन है, वो आपने लिख देना। ठीक है जी। देन जी क्वेश्चन 7 देखें, ये इतना एंड पे डिस्कस द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फलां फलां, ये दो बंदे हैं जी, कोई एक इंस्टीट्यूट है और एक कोई पर्सन है, उनके दरमियान क्या इन्फोर्सिबिलिटी होगी, वही चीज़ की वैलिडिटी क्या होगी चीज़ की, कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, ये भी आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया। पार्टीज़ नेम, ये भी आप देखें पार्टीज़ नेम वगैरह इसमें भी आ गए। तो ये क्वेश्चन देख लें, लिस्ट द एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये सिंपल लिस्ट उसने आपने 2-3 पॉइंट करने, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ गया। लिस्ट के अंदर अब आपने सिर्फ बुलेट्स में लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना होता। ये देख लें क्वेश्चन 9 है, लिस्ट एनी 4 सर्कमस्टांसेस अंडर विच स्टेट बैंक, ये क्या करता है जी, तो कोई 4 सर्कमस्टांसेस उसने कहा लिख दें, ज़्यादा हैं 5-7 हैं, आपने उसमें 4 लिखनी है बस। देन ये एंड वाला देख लें जी, एक्सप्लेन प्रोडक्ट मार्केट किसको कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके साथ ही नीचे भी सिंपल है। लास्ट हमारा क्या है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, डिफाइन कर दें जी, आइडेंटिफाई कर दें, तो सिंपल ये भी आपके रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं बेहतर वे में आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। ये आपका एक हो गया पेपर, एक हम और भी कर देख लेते हैं। ठीक है, ये आप देखें जी, ये आपका है सितंबर 22, मतलब है कि ऑटम 22 का आपका क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़ें ये आइडेंटिफाई हमें हो गया, MCQs हैं। देन हमारा ये जो है, ये क्वेश्चन 2 आ गया। देखें ब्रीफली डिस्कस, 2 लाइन का सवाल है, दिखने से पता लग गया कि भाई ये क्या चीज़ है। उसने कहा एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दें चीज़ के, ठीक है, कर लेंगे डिस्कस। चैप्टर 1 से अभी हमने पढ़ा नहीं है, एंड पे पढ़ेंगे। देन हमारा ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीज़ के नेम भी आ गए और वैसे भी थोड़ा लंबा है आपका क्वेश्चन, तो उसमें हम एज्यूम फ़िलहाल ये कर रहे हैं। उसने जैसे कहा प्रीवियर ड्राफ्ट ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ड्राफ्ट आपने बनाना है, ठीक है, तो वो थोड़ा पार्टीज़ के नेम शेम डाल के हम बनाते होते हैं, वो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी, दिखने से लग रहा है कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, रटा है। उसने कहा 5 डिफरेंसेस बिटवीन कोरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, हमें पता है सारे, अभी हमने पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, कर लेंगे डिस्कस। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। देखिए 8 नंबर का सवाल इसी चैप्टर में से आ गया जो अभी हमने किया, और हमें सारा आता है। तो सिंपल हमने क्या करना है, कोई केस सिनेरियो नहीं है, सिंपल हमने रिप्रोड्यूस चीज़ें कर देनी है अपनी लैंग्वेज में, या अगर हमें लीगल लैंग्वेज आती है तो उसमें। अब ये देख लें पैराग्राफ्स आ गए हैं भाई, तो सिंपल है कि आपकी केस सिनेरियो आ गई। देन ये देख लें, उसने कहा आइडेंटिफाई द ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी, सिंपल कोई है जी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड है, हम एंड पे जाके चैप्टर्स में आता है, तो आपने सिंपल बताने क्या क्या अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। तो ये भी आपका सीधा रट्टा है, थ्योरी है, अगर आपको याद होगा माइंड में आप अपने अल्फाज में लिखते हैं। नेक्स्ट वाला देख लें जी, मे बी कंसिडर एज एन ऑफेंडर, बंदा ऑफेंडर कब कंसिडर होता है, ठीक है, इस कानून के मुताबिक, वो हमने सिंपल बता देने तरीके। नेक्स्ट भी एक लाइन का है, स्टेट एनी 4 पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर की डिफरेंट पावर्स होती हैं, उसमें से आपने सिर्फ 4 वाली कोई लिखते नहीं है, तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी। देन ये भी हमारा देखें लेंथी है क्वेश्चन, पार्टीज़ के नेम शेम आए हुए हैं, सारा सिस्टम है, तो ये हमारा सिनेरियो बेस हो जाएगा। क्वेश्चन 8 जो है हमारा वो भी ये हम डिस्कस करें, प्रीमा फेशी हमें क्या बिलीव होता है, मतलब फर्स्ट इंस्टांस में हमें देख कर क्या लग रहा है। ठीक है, बाकी तो ज़ाहिर अगर हम डिटेल में जाएंगे हो सकता है कि एक्सेप्शन आ जाए कि वो हमने केस सिनेरियो समझा हो लेकिन रिप्रोडक्शन निकला है, रिप्रोडक्शन समझी हो केस सिनेरियो निकला है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं उसके, आम तौर पे यही चीज़ होगी। ठीक है, देन ये क्वेश्चन देख लें आप, ये भी सिंपल, ये डिस्कस वेदर कासिम इज़ जस्टिफाइड वगैरह। देन ये भी केस सिनेरियो है, ये देख लें 1.5-2 लाइन का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑन व्हाट ग्राउंड्स ऑफ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, आपको पता है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल का, वो आपने कुछ 4-5 चीज़ें बता देनी है। दूसरा क्या है, इंस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस वेयर बोथ ऑफ देम हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड, अगर आपने प्लेस और टाइम को स्पेसिफाई ना किया हो तो तब आप क्या करते हो, हमें पता है रीज़नेबल वाला रूल आपका लग जाता है, तो आपने सिंपल वो रिप्रोड्यूस यहाँ पे करना है। ठीक है जी, तो हम आइडेंटिफाई आई गेस अब कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्विकली अपने कि अगर हमने इसको सॉल्व करना है केस स्टडीज़ को, तो वो हमने किस तरह भाई सॉल्व करना है।
ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन चीज़ वही है, हमने जो कंसीडर करनी है कि रिक्वायरमेंट को केयरफुली रीड करना है, बहुत ही तसल्ली के साथ रीड करना है। कई बार होता है कि ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी होती हैं चीज़ें, हम जल्दी में पढ़ के ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देते हैं। इस तरह की आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा तसल्ली के साथ पढ़ना है। कोई हमें जल्दी नहीं है, उर्दू में ट्रांसलेट करें, माइंड के अंदर कंफर्टेबल हो जाएं, कन्वीनियंट हो जाएं, जिस तरह भी आप हैं। देन उसके मार्क्स देखें, मार्क्स के हिसाब से कि हमने कितना कुछ लिखना है। हमें पता है, मिसाल के तौर पे अगर पूछा जाए कि माइनर के साथ एग्रीमेंट आपका किस तरह, ऊपर पूरा एक केस सिनेरियो बना दिया गया। उन्होंने कहा कि एक माइनर था, वो प्रॉपर्टी खरीदने के एग्रीमेंट में चला गया, ये वो। अब वो क्वेश्चन के मार्क्स हम देखेंगे, मार्क्स की बेस पर फिर हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर तो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिंपल हम वो केस सिनेरियो को डिस्कस करते हुए बता सकते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट है, नहीं हो सकता इस तरह। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम कह सकते हैं कि माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसका वैलिड होता है। लेकिन क्योंकि बेसिक नेसेसिटी नहीं है तो इसलिए, प्लस वो रूल ऑफ एस्टॉपल वाली बात भी हम, अगर बीच में रेलेवेंट हो, मतलब कि माइनर ने पहले कहा हो कि मैं मेजर हूँ, बाद में मुकर गया हो, ये सारी चीज़ें हम रेलेवेंट जो हैं वो तब कंसिडर करेंगे मार्क्स की बेस पर, ठीक है, कि मार्क्स कितने हैं उस हिसाब से हम उसको करेंगे। देन जी, राइट रेलेवेंट लीगल प्रोविजन। अब उसको करने का टाइम आ गया कि आपने लिखना किस तरह है, ठीक है। ये आपने दोनों चीज़ें पहले समझ ली हैं। उसके बाद आपने कहना है कि भाई लिखना उसको किस तरह है, उसकी लीगल प्रोविजन पहले आप लिखें। लीगल प्रोविजन से मुराद क्या है, कानूनी नुक्ता क्या है, ठीक है। कोई भी आपका माइनर वाले क्वेश्चन की हम एग्जांपल ले लें। पहले हम कानूनी नुक्ता लिखते हैं कि जी एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो, और लेकिन ये बेसिक नेसेसिटी वाला हम कर सकते हैं, और रूल ऑफ एस्टॉपल वगैरह जो जो चीज़ें रेलेवेंट है, सिर्फ रेलेवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी है, सब कुछ नहीं उठा के लिख देना, ठीक है। रेलेवेंट वाली चीज़ें हम वहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद हम अपना लिखेंगे डिसीजन, कि भाई हमारा डिसीजन क्या है, हमारे मुताबिक ये चीज़ क्या है, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इन्फोर्सेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमने बात करनी है। उसके बाद हमने बेसिस ऑफ डिसीजन लिखने के भाई क्यों हम ये कह रहे हैं, ठीक है, हमने बात क्यों कही है। हम कह सकते हैं कि जी वो माइनर था, वो उसके साथ ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता था, तो इस तरह उन्होंने किया है, और क्योंकि बेसिक नेसेसिटी भी नहीं थी, इस तरह हमने यहाँ पे बताना है। हमने लीगल प्रोविजन के अंदर नहीं बता देना अपना डिसीजन, ठीक है। हमने लीगल प्रोविजन में सिंपल उसका जो कानूनी नुक्ता है उसको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमने डिसीजन लिखना है, डिसीजन के बाद हमने अपना बेसिस ऑफ डिसीजन करना है। अक्सर ये होता है कि आप बेसिस ऑफ डिसीजन पहले भी लिख सकते हो, डिसीजन बाद में भी कर सकते हो, इसको आप ऊपर नीचे कर लो, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन एग्जामिनर मोस्टली इस अप्रोच को फॉलो करता है। सबसे पहले वो लीगल प्रोविजन, ठीक है, क्योंकि इस तरह चीज़ समझ ज़्यादा बेहतर आती है कि आप सबसे पहले बताएंगे भाई किस चीज़ की बात हो रही है। सेकंड नंबर पे आप बताएं कि भाई आपका डिसीजन क्या है। थर्ड पे आप बताएंगे आपका ये डिसीजन क्यों है, बेसिस फॉर योर डिसीजन, ठीक है जी। तो ये चीज़ होगी। लास्ट पे बात है यूज़ जजमेंट एंड मेंशन योर एजम्पशंस इफ़ क्वेश्चन इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। अगर भाई सिचुएशन इस तरह की है कि क्वेश्चन है साइलेंट थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में, या कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो तब आप अपनी एजम्पशन ले सकते हो। एजम्पशन से मुराद खुद से आप कुछ अज्यूम करो, लेकिन इट मस्ट बी रिटन, वो लिखना है वहाँ पे। अगर आप लिखे बगैर ही अपना कोई जवाब दे देंगे अपने माइंड में सोच के, तो वो एग्जामिनर ज़ाहिर कांटा मार देगा। अगर उसने किसी दूसरे एंगल से पूछा हुआ सवाल, मिसाल के तौर पे मिस रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर कुछ नहीं पता लग रहा कि भाई ये मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है, मतलब है कि इंटेंशन क्लियर नहीं हो रही। ऑल दो आई कैप जो क्वेश्चंस करता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं, लेकिन अगर स्टिल कोई ऐसा केस आ गया कि आप उसमें कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई दोनों समझ ही नहीं आ रही, तो आपने इसको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब बिल्कुल एंड पे आके आपने इस ऑप्शन को सोचना है, क्योंकि इस लेवल पर जो जजमेंट्स हैं, एजम्पशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा रिकमेंड नहीं की जाती। फाइनल लेवल पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आप थोड़े से मैच्योर भी हो चुके होते हैं, आपको आइडिया होता है कि किस तरह एजम्पशंस लेनी है, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा रिकमेंड नहीं की जाती, लेकिन स्टिल अगर आपने करना ही है यूज़ इसको, बिल्कुल ही फंस गए हैं, समझ ही नहीं आ रही चीज़ की, आपको एक कोई और चीज़ लग रही है, फिर आपको लगता है यार हो सकता है ये भी हो, तो आप उन दोनों में से कोई भी चीज़ जो आपको बेस्ट लग रही है उस सिनेरियो में, उसको लिखें कि भाई मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये है, ठीक है। मैंने अज्यूम किया है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है वो अनइंटेंशनली दी गई है, ठीक है, और इस बेस पे मैं इसको मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। या आपने एजम्पशन वहाँ पे लिखनी है ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए। हो सकता है कि लेट से अगर तो उसने वो वही वाली एग्जामिनर की भी अप्रोच है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी माइंड के अंदर अप्रोच थी फ्रॉड वाली, वो फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, लेकिन वो देखेगा कि यार नहीं, स्टूडेंट ने क्योंकि रेलिवेंट चीज़ लिख दी है, उसने अज्यूम ये कर लिया है, तो मैं ये देख लेता हूँ कि जो उसने एजम्पशन ली है उसकी बेस पर उसका कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अगेन आपको ये
साथ वो इसका बता रहा हूँ कि आपने बिल्कुल एंड पे इस चीज़ को कंसीडर करना है, क्योंकि ऑल दो आपका इंशाल्लाह वैसे ही हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो ये हमारी ये गाइड आ गई कि हमने किस तरह के सिनेरियो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब लास्ट हमारी एक चीज़ है, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सॉल्विंग केस सिनेरियोज। आप अगर चाहते हो कि भाई बहुत ही कोई कमाल किस्म का आप केस सिनेरियो लिख दें कि एग्जामिनर साहब देखें और अश कर उठेंगे यार क्या लिख दिया लड़के ने या लड़की ने, स्टूडेंट ने, तो आप उस बेस पर मास्टर कर सकते हो। ये भी एक आर्ट है इसको करना। केस सिनेरियोज जो होते हैं जी, उसको सॉल्व करना, उसको जजमेंट पहले अपनी अप्लाई करना उसके ऊपर, ये प्रॉपर एक आर्ट है। हर बंदा बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, और हमारे स्टूडेंट्स को मोस्टली ये आई कैप में मसला होता है क्योंकि हमारी पहले पास प्रैक्टिस इस तरह की नहीं है। हमारी कोशिश वही होती है रटा बेस स्टडी करने की और ये सारा सिस्टम, इसलिए हम वैसे बिज़नेस लॉ के अंदर भी डिस्करेज करते हैं। मोस्टली कंसीडर यही किया जाता है कि बिज़नेस लॉ भी शायद एक क्रैमिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन हम जिस वे में इसको लेकर चल रहे हैं इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपको एंड तक फील ही नहीं होगा कि क्रैमिंग है। ठीक है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं और अपने हिसाब से आपने लिख देना है, रीडिंग बस बुक की करते रहना है। तो खैर अब आ जाएँ जी, अगर आप चाहते हो कि जी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 50 मार्क्स के अगर सिनेरियो बेस आ गए हैं तो उसमें से 45 प्लस में ले लो इंशाल्लाह। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, रट्टे को छोड़ दें भाई, रट्टे में कुछ नहीं रखा। रट्टे का एक नुकसान ये है क्रैमिंग का कि ये फाइनल लेवल पर जाके आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ कैफ तो नहीं करना, ऑब्वियसली आगे जाके आपने CFAP MSAs भी करने हैं इंशाल्लाह, वो भी आपने क्लियर करने हैं। असल गोल तो वो चीज़ है, ये तो एक सीढ़ी वहाँ पे जाने के लिए ना। तो सीढ़ी पहले जो स्टेप है वही अगर आप गलत ले लेंगे तो किस तरह आगे फिर बढ़ पाएंगे। तो कोशिश आपने ये हमेशा करनी है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बिज़नेस लॉ है, टैक्स है, रिपोर्टिंग वगैरह व्हाटएवर, आपने हमेशा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। क्रैमिंग जो है वो बहुत कम से कम रखें, वो ऐसी सिचुएशन में रखें अगर समझ ही नहीं आ रही ना चीज़ की तो एंड पे जाके चलो यार इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। मतलब मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 5 to 7% ऑफ बुक, इससे ज़्यादा आपकी क्रैमिंग किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए। होनी तो ये भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बहुत मजबूरी है, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे आप कर सकते हो। तो मोस्टली कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो केस सिनेरियो में आपकी बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देन जी प्रैक्टिस मोर एंड मोर, भाई प्रैक्टिस करो लिख के, पढ़ने वाली प्रैक्टिस नहीं करनी कि वो देखा है वो कोई प्रैक्टिस नहीं होती। लिखना है, जब तक खुद हाथ से नहीं ना चीज़ें गुजरेंगी आपको उस तरह लिखना नहीं आएगा। खुद से लिखें उसको, फिर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कंपेयर करें, जो सजेस्टेड आंसर्स हैं पास पेपर्स के उनके साथ कर लें। एग्जामिनर कमेंट्स दिए होते हैं नीचे, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि आई कैप चाहता है कि आप लोग पास हो। आई कैप आपको पास पेपर भी प्रोवाइड करता है, उसके सजेस्टेड आंसर्स भी प्रोवाइड करता है, एग्जामिनर कमेंट्स भी प्रोवाइड करता है, मार्किंग की भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि आई कैप वांट्स के आप लोग सारे पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा CS बने। तो आपने भाई उसका फ़ायदा उठाना है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेते ये किसी भी चीज़ को। अगर आपको प्रोवाइड की गई ये चीज़ तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें, देखेंगे यार मोटी मोटी कौन सी गलतियाँ हैं और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना रिपीट करें। सही है, तो यहाँ एक ये चीज़ हो सकती है। देन स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन लीगल मैक्सिम्स, अगर आप वाकई चाहते हो कि मज़ा आ जाए लिखने का कि भाई केस सिनेरियो कोई सॉल्व किया है, अगला बंदा पढ़ के कहे यार क्या इस बंदे ने खूबसूरत तरीके से लिखा है, तो देन आपकी जो लीगल मैक्सिम्स हैं जो हमने डिस्कस की हुई हैं, उसके अलावा भी अगर आप कोई करना चाहें तो उसके ऊपर बड़ी ग्रिप होनी चाहिए। आप वर्ड बोलें तो आपको पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लिखें आपको पता हो यार इसका क्या मतलब है। आप वो जनरल वर्ड्स जो होते हैं वो ना लिखें, आप एग्जैक्ट वर्ड लिखें। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है कि जी जिस कारोबार में एक मालिक होता है उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। यही अगर आप सिर्फ वर्ड सोल प्रोप्राइटर लिख दो वहाँ पे तो हमें जाहिर है अगला बंदा जो है रेलिवेंट पर्सन है उसको क्लियर हो जाएगा। हम ये लिखते हैं कि जी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होनी चाहिए, अगर आप उसकी जगह पे सिर्फ रेस्टिट्यूशन वर्ड लिख दो, एक तो टाइम भी बचत हो जाएगी और वैसे भी अगला बंदा देख के एग्जामिनर कहेगा कि यार क्या बात है, स्टूडेंट ने एफर्ट की हुई है। और देन ट्राई टू अटेम्प्ट अनसीन क्वेश्चन। अनसीन से मुराद एक तो होते हैं ना पास पेपर के क्वेश्चन, और स्पेशली वो भी हम जब टॉपिक एंड होता है और हम कर रहे होते हैं। देखें केस सिनेरियो के अंदर मसला मोस्टली वहाँ पे आता है जब डिफरेंट टॉपिक्स में से चीज़ पूछी होती है। ठीक है, अब अगर हमें ऑलरेडी पता है कि यार फ़लाँ टॉपिक में से ऑफ़र में से पूछी गई ये चीज़, तो ऑफ़र में से मैक्सिमम में कितनी की चीज़ें पूछ लेगा वो। ठीक है, तो ये हमारा एक किस्म की लर्निंग जो है वो थोड़ी सी लिमिट उसको लग जाएगी। कोशिश करें अनसीन क्वेश्चंस भी करें। ठीक है, जब आप तकरीबन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड हो जाएगा तो आप ये कर सकते हो कि उस वक्त टॉपिक वाइज ना करें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको उठा के सोल्व करें। उसके अंदर थोड़ा सा कुछ चैप्टर 2 वाला उसने डाला होगा, थोड़ा सा चैप्टर 3 में से, कभी किसी और चैप्टर में से, थोड़ा सा आपको बेहतर उसका व्यू मिलेगा। प्लस आपको पता है जी चैट GPT
चैट जीपीटी का माशाल्लाह एक बड़ा चल रहा है आजकल, तो आप इसको यूज़ करें। इस पे जाके आप, क्योंकि इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सेम है, बांग्लादेश का भी सेम है, हमें पता है कि सेम ही है तीनों का 1872 का। तो आप वहाँ पे जाके उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भाई ये इसके ऊपर मुझे क्वेश्चंस बना के दें, इस टॉपिक के ऊपर। मिसाल के तौर पे ऑफ़र की रेवोकेशन है, उसके ऊपर आप मुझे केस सिनेरियोस बनाने, तो आप खुद कर सकते हैं। और उसको सार कहेंगे मुझे जवाब भी बता देना भाई इसका, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन करें, फिर देखें कि भाई किस तरह है। उसको मज़ीद आप कह सकते हो हाई एंड करो क्वेश्चन को, क्वालिटी इसके अंदर लेके आओ। तो इसको यूज़ किया करें चैट जीपीटी को अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी, अपनी जो चीज़ें हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा आज का। होपफुली आपको इससे कोई ना कोई इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प मिलेगी। और आगे जब जितने भी हम अपने क्वेश्चंस किया करेंगे, तो इन पॉइंट्स को हम कंसीडर करके तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो चलें आज के लिए इतना ही, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।